जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास नंबर 1 है। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली किन चीज़ों के बारे में बात करता है, इसका मेन पर्पस क्या है और इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले क्या था, जब हम आपके साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस कर रहे थे तो आमतौर पे हम अधिकतर एग्जांपल्स लेते थे सेल का। हमने ये बेचा, हमने वो बेचा, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम ऑफरर आप ऑफरी, है ना। लेकिन सेल्स के लिए एक अलग से भी पूरा का पूरा सेक्शन था या अलग से भी पूरा का पूरा चैप्टर था जो कि सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करता था। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पहले पार्ट हुआ करता था, बाद में इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा करके एक अलग से एक्ट बना दिया गया। ये हम आपको दिखाते हैं कैसे, या मेरे कहने का क्या मतलब है, इसको आप एग्जैक्टली यहां से देखें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का PDF 1872। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस एक्ट का टाइटल होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर ये इसमें सेक्शंस हैं, इसका प्रियम्बल है। ये पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, दूसरा, तीसरा, ये रहा तीसरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद पांचवा था सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या था, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे हम लोग, यहीं तक पढ़ा था हम लोगों ने, बोलो यस और नो। लेकिन इसके बाद चैप्टर 7 क्या था, सेल ऑफ गुड्स। दिस हैज बीन रिपील्ड। क्या लिखा बताओ, रिपील्ड मतलब वापस ले लिया। अब ये नहीं लागू होता है। तो सर ये रिपील होकर के ये इतना कुछ जो हमको दिखाई दे रहा है, ये रिपील होकर के कहां गया, ये रिपील होकर के चला गया आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो ये जितना पोर्शन रिपील हुआ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चला गया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंडेमनिटी एंड गारंटी। सर ये सब तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये आप पढ़ते हो CA इंटर में। बेलमेंट ये आप पढ़ते हो CA इंटर में। तो CA इंटर में आप बेलमेंट, एजेंसी, इंडेमनिटी, गारंटी, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद बाकी चीजें हैं वो आप पढ़ोगे किसमें, CA इंटर में। वैसे ही करके पार्टनरशिप का भी इसका एक पोर्शन था, अगेन जिसको कि रिपील कर लिया गया। एक अलग से एक्ट भी है पार्टनरशिप के लिए, विच इज पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, 1932। अब देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। So the Sale of Goods Act is derived from the Indian Contract Act 1872. Earlier it was a part of section 76 to section 123 of Contract Act. अभी हम लोगों ने देख लिया इस चीज को, but now it is enforceable as a separate act. It is applicable from July 1st, 1930. अब इसके अंदर सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको सिखाई गई। सबसे पहले आपको सीखना था डेफिनेशन ऑफ अ बायर एंड सेलर, क्योंकि सेल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो दो पार्टी होती है, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। तो कौन होता है बायर और कौन होता है सेलर। कहा गया पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय। सिमिलरली सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। आज मैंने आपसे खरीद लिया तो आई एम अ बायर, यू आर अ सेलर। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 1 महीने के बाद हम आपसे ये खरीद लेंगे, तो आई हैव अग्रीड टू बाय, यू हैव अग्रीड टू सेल। ये भी बायर और सेलर या ये भी सेल के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। अच्छा, सेल के डेफिनेशन में एग्जैक्टली इंक्लूड होना हो, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में इंक्लूड होगा। तो जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में भी और अग्रीमेंट टू सेल के बारे में भी। लेकिन अगर हमने आज खरीद लिया या आज खरीदने का अग्रीमेंट कर लिया तो हम बायर हैं। अगर हमने आज बेच दिया या बेचने का अग्रीमेंट भी कर लिया तो भी हम सेलर हैं।
तो अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। नेक्स्ट क्या है बताइए? गुड्स। सर चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या आप कहेंगे? सर गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब गुड्स नहीं, गुड्स का मतलब यहाँ पे कुछ अलग है। गुड्स का मतलब है यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी। किससे बताओ? मूवेबल प्रॉपर्टी से, मूवेबल गुड्स से। मूवेबल गुड्स क्या हुए? टैंजिबल। मूवेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यही ना? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग मूवेबल है, इमूवेबल है? प्लांट एंड मशीनरी मूवेबल है ना? तो आमतौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हम लोग समझते हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग या और कोई स्ट्रक्चर है, तो ये सब चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में आती हैं। ठीक, तो कहा गया कि गुड्स मतलब क्या? इट मींस एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। यानी इसके अंदर में क्या आता है? मूवेबल गुड्स आते हैं, लेकिन क्या नहीं आता है? एक्शनेबल क्लेम और मनी। अब आपके मन में फिर एक सवाल आना चाहिए, सर आपने कहा कि गुड्स के अंदर में सारे गुड्स आ सकते हैं सेल ऑफ गुड्स में, तो इमूवेबल को अलग क्यों किया? पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट को क्यों अलग किया गया? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट अकेले एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था। हमारे कोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, एज सच जनरल ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं कि सेल वॉज अ वेरी रेगुलर नेचर ट्रांजेक्शन, तो इसलिए उसको अलग कर दिया गया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर इसमें मूवेबल ही क्यों लिया, इमूवेबल क्यों नहीं लिया? अगेन बिकॉज इमूवेबल गुड्स के लिए एक सेपरेट एक्ट है, इसका नाम है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक अलग कानून है, उसके अपने अलग चीजें होती हैं, उसकी अपनी बातें या सर्कमस्टांसेस अलग रहती हैं, मूवेबल में अलग रहती हैं। तो यहाँ पर अलग लॉ है फॉर मूवेबल और फिर अलग लॉ है फॉर इमूवेबल। तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वो हर एक काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई करता है, बट इट इज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, क्या क्या नहीं आता है इसमें? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। बोलो क्या? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अब सवाल आता है सर एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या? एक्शनेबल क्लेम का मतलब डेटर्स, एफडी, अक्रूड रेंट, ये सब एक्शनेबल क्लेम है। जैसे आई टेक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा मोबाइल आपने ले लिया, अगर हमको ये वापस चाहिए तो हम आपसे इसको छीन लेंगे, यस और नो? मेरा कोई सामान अगर आपने ले लिया है तो वो हम आपसे वापस ले लेंगे। मेरी किताबें आपने ले ली, हम उसको आपसे वापस ले लेंगे, है कि नहीं? हम उसका पोजीशन वापस ले सकते हैं। मेरा पैसा आपके पास बकाया है, हम आपको ले लेंगे। हाँ, ये ऐसा कोई पुराना महाभारत वाला सिस्टम तो है नहीं कि नहीं पैसा बकाया है तो लाओ खुद को दो, फिर तो ऐसा वाला सिस्टम तो चल नहीं रहा, तो हम आपको नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे बताओ? पैसा रिकवर करने के लिए क्या करेंगे? पैसा लेंगे, लेकिन पैसा कैसे लेंगे? नहीं दे रहा पैसा ना, हाँ पिटवाएंगे। वो तो ठीक है, ऑफिशियली बात करिए। असेट्स बेचने, हम खुद इसके असेट बेचने लग जाएंगे? बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है? केस फाइल करेंगे ना, शरीफों वाले तरीके में तुम लोग आखिर में आते हो। केस फाइल करेंगे भैया, कानून तो यही कहता है आप उसको स्यू करिए। स्यू करिए मतलब केस फाइल करिए उसका, यही तरीका होता है। यू विल हैव टू टेक एन एक्शन टू क्लेम योर असेट। इट इज एन एक्शनेबल क्लेम, इट इज एन एक्शनेबल क्लेम। अब जैसे एफडीआर है, फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट्स है, तो उसके लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। इट इज रिकवरेबल बाय एन एक्शन, ठीक है?
इट इज नॉट रिकवरेबल थ्रू अ प्रॉपर्टी बाय टेकिंग लीन, बाय टेकिंग पोजेशन, नहीं, इट इज रिकवरेबल बाय एक्शन। तो जहां पे बाय एक्शन है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही लागू हो जाता था। तो ये सारा जो एक्शनेबल क्लेम्स थे ना, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनके बारे में बात कर रहा था। यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि एक्शनेबल क्लेम नहीं थे, जिसकी पोजीशन की बात होनी थी, जिसके गुड्स को हम, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहेगा तुम्हारा पैसा बकाया है तो गुड्स मत देना, ये तुम्हारा अधिकार है। अब जैसे हम क्या कहेंगे कि अगर पैसा बकाया है तो हम क्या करेंगे? गुड्स नहीं, यार भाई साहब गुड्स है ही नहीं, हम क्या उसको रख लेंगे अपने पास कब्जे में करके? नहीं ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है गुड्स को कब्जे में करके रख लो। तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है? नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा है। अब टैंजिबल हो सकता है किसके अंदर में क्या, लेकिन हम टैंजिबल इंटैंजिबल पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बाद बाकी चीजों के बारे में भी हो सकता है बात करें। लेकिन नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब गुड्स, मूवेबल गुड्स, लेकिन एक्शनेबल क्लेम नहीं, ठीक है, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। और क्या नहीं लेते हैं यहाँ पे? मनी। क्या नहीं लेते हैं? मनी। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कभी आपस में करेंसीज एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर में इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई एंटीक प्रॉपर्टी वगैरह वो सब आ रही है, लेकिन मनी वगैरह अगर है, जैसे कोई से फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिक बहुत पुराना सिक्का है, वो सब एक गुड्स की तरह हो गया, वो मनी तो रह ही नहीं गया ना। बहुत पुराना 1 पैसे का सिक्का है तो वो 1 पैसे की तरह थोड़ी ना वैलिड है। आज के समय वो एक एंटीक गुड बन गया, तो अगर वो एक एंटीक गुड बन गया तो उसका एक अलग हिसाब किताब है, वो मनी की बात नहीं कर रहे हम। नॉर्मल अगर आप कोई मनी एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो भी सेल ऑफ गुड्स के अंदर में नहीं आएगा, यानी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स, लेकिन क्या क्या इसमें आता है? स्टॉक्स एंड शेयर्स, स्टॉक्स की खरीदा बेची इसमें आएगी। इसीलिए हम कह रहे थे कि देखो टैंजिबल कहना गलत है, क्योंकि शेयर्स तो इनटैंजिबल है ना। ग्रोइंग क्रॉप्स, आप कहेंगे ये बताओ जो अनाज है, जो अनाज है, फल सब्जियां हैं, ये सब टैंजिबल, सॉरी मूवेबल है, इमूवेबल है? मूवेबल कैसे? वो तो एकदम जमीन से जुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन काट के देते हैं, है ना। तो जब कट जाता है तो क्या हो जाता है? मूवेबल। तो स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, दे आर मूवेबल। ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सेवियर्ड, मतलब अलग करेंगे बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे से फॉर एग्जाम्पल कोई घास है, कोई लकड़ी है, हमने कहा है कि तुमको बेचने से पहले कट करके देंगे। अब कोई लकड़ी है अगर किसी पेड़ की, वो हम तुमको कट करके बेच रहे हैं, तो ये थोड़ी कहोगे कि वो इमूवेबल है, क्योंकि वो पेड़ तो जमीन से लगा हुआ है। नहीं, तुमको बेचने से पहले उसको कट कर देंगे ना, तो दैट इज क्या? दैट इज मूवेबल। तो थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सेवियर्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? गुड्स। तो वॉट आर गुड्स? इट मीन्स, रीड आउट, इट मीन्स every kind of movable property other than actionable claim and money. It includes stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before the contract of sale or under the contract of sale. Agreed to be severed before the contract of sale or under the contract of sale. So it means every kind of movable property other than actionable claim and money, but it includes stocks and shares, grass on growing crops which are agreed to be severed before the contract of sale or under the contract of sale. Next, what are the different types of goods? ये आपके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। व्हाट आर एग्जिस्टिंग गुड्स, व्हाट आर फ्यूचर गुड्स एंड व्हाट आर कंटिंजेंट गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स सुनना बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब ये चैप्टर ही बहुत आसान है, आपको हम बताएं। एग्जिस्टिंग गुड्स,
those goods which are in existence at the time of contract of sale. बोलो, those goods which are in existence at the time of contract of sale. कोई ऐसा कस्टमाइज प्रोडक्ट का नाम लेना, कस्टमाइज प्रोडक्ट का जो आजकल कस्टमाइज कराया जाता है बीच, गिफ्ट हैम्पर्स, बाइक, टी शर्ट, हाँ बाइक भी कस्टमाइज होती है, उसके अंदर में आगे तरफ में वो खोपड़ी बनाएंगे और उसके बाद हाँ लाइट लगवाएंगे, पूरा छपरी वाला लोग भी है ना। फिर उसके बाद हाँ ठीक है, समझ गया। चलिए मान लेते हैं कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर्स, ठीक है। अब हमने कहा कि हम आपके लिए एक कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। भाई आपको कहीं पे देना था, गिफ्ट विफ्ट देना था, लेकिन उसके लिए आपको एक कस्टमाइज्ड गिफ्ट देना है, तो हम आपके लिए कस्टमाइज्ड गिफ्ट डिज़ाइन करेंगे, ठीक। हालांकि हम नहीं करेंगे, मान लो कि हम करेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस आप आए, आपने कहा कि सर मुझे एक फ्रेम गिफ्ट करना है, एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट करना है। वो फ़ोटो फ्रेम एकदम बढ़िया से ऐसे हार्ट शेप में बनाइएगा, उसी के अंदर में मेरी एकदम बढ़िया से जूम करके फ़ोटो डालिएगा, और ऐसे ऐसे करके आपने बकायदा मेरे को गिफ्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया। हमने कहा ठीक है साहब बन जाएगा, 1000 रुपये उसकी कॉस्टिंग आएगी। आपने कहा सर पैसे का कुछ नहीं है, हमको एकदम अपनी फ़ोटो जूम्ड में चाहिए उसी के अंदर में, ठीक है। हमने कहा चलिए हो जाएगा साहब। अब ये बताइए, ये गुड अभी तैयार है, हम तैयार करेंगे? तैयार करेंगे, अभी तैयार तो है नहीं। तो क्या ये एग्जिस्टिंग गुड्स है या फ्यूचर गुड्स है? फ्यूचर गुड्स है, अभी तैयार नहीं है। ये तैयार होगा, ये तैयार नहीं है, ये तैयार होगा। तो दोज गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर कॉल्ड एज future goods, and those goods which are in existence at the time of contract of sale, they are called as existing goods, ठीक। जैसे से फॉर एग्जांपल आप आए हमारे पास एक लैपटॉप खरीदने के लिए, वो लैपटॉप मेरे पास मौजूद था। आप आए मेरे पास एक फोटो फ्रेम खरीदने के लिए, फोटो फ्रेम मेरे पास मौजूद था। आप आए मेरे पास एक फोटो प्रिंटिंग करवाने के लिए, वो फोटो मेरे पास प्रिंटेड मौजूद नहीं है, हमने कहा प्रिंट निकाल के देंगे, तो दैट इज फ्यूचर गुड्स। वो प्रिंटेड पड़ा होता तो दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। समझ गए बात को? चलो, एक हो गया एग्जिस्टिंग, एक हो गया फ्यूचर। अच्छा, एग्जिस्टिंग, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। एग्जिस्टिंग गुड्स 3 प्रकार के हैं, स्पेसिफाइड, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। बोलो क्या क्या? स्पेसिफाइड, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। स्पेसिफाइड, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप गए कुछ खरीदारी करने के लिए, कोई भी एक एग्जाम्पल लेना किसी भी गुड का जिसको आप खरीदारी करने के लिए जाओ। क्या? मैगी। मैगी खरीदने के लिए गए हैं साहब। हॉस्टल में रहते हो क्या? हाँ, कोई बात नहीं। तो साहब गए मैगी खरीदने के लिए, और मैगी के ढेर सारे पैकेट्स लटके हुए थे, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने पैकेट लटके हुए थे, उसमें से इन्होंने 2 पैकेट निकाला और कहा कि भैया ये 2 पैकेट मैगी मेरे को दे दीजिए। आपने वो 2 पैकेट चूज कर लिया, वही 2 पैकेट वो आपको बेच रहा है। दिस इज असर्टेन्ड गुड्स। दिस इज क्या? वो 2 पैकेट थी, 12 रुपए की एक पैकेट थी, आपने 2 पैकेट लिया, उसका 24 रुपया हुआ, एग्जैक्टली असर्टेन्ड। Those goods which are identified and agreed upon at the time of contract of sale. आपने कहा ये 2 पैकेट मेरे को चाहिए, उसने कहा इसका 24 रुपये हुआ, आपने 24 रुपये दिया, बात खत्म। दूसरा होता है असर्टेन्ड और तीसरा है अनअसर्टेन्ड। अब ये क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब हुआ, अगर से फॉर एग्जाम्पल, इसको अब हम ऐसे समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। हम गए एक सब्जी वाले के पास, हमने सब्जी वाले से कहा कि मेरे को 5 किलो आलू चाहिए, ठीक है, या चलो और कोई दूसरा चीज़ ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 1 किलो टमाटर चाहिए,
हमने सब्जी वाले से कहा 1 किलो टमाटर चाहिए, भैया लाल टमाटर देख करके दीजिएगा। अब उसमें भी हमने क्या किया कि हम गए, हमने पहले टमाटर उसमें से छाटा, एक पन्नी में भरा और उसको भर करके फिर सब्जी वाले को कहा ये 1 किलो टमाटर आप मेरे को दे दीजिए। उसने उसको तोला और फिर मेरे को पैसा बताया, इतना इतना पैसा हुआ, हमने उसको दे दिया। ठीक। तरीका नंबर 2, हमने कहा कि भैया 1 किलो टमाटर दे दीजिए। उसने पैसा लिया, 1 किलो टमाटर की बात हो गई, उसने बेच दिए। वो टमाटर उसके पास था, हमने उससे कहा था लाल टमाटर देख करके दीजिएगा। अब वो मेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसके पास तो 5 किलो पड़ा हुआ था, उसमें से वो 1 किलो छाट करके मेरे को दे रहा है। अच्छा, दोनों में अंतर आपको समझ में आया? एक के अंदर में हमने उसको पहले ही छाट करके दे दिया, फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया। दूसरे के अंदर में पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, फिर मेरे बताए अनुसार उसने टमाटर छाटा। यस और नो? अच्छा सर, बाद में छाटा पहले छाटा क्या फर्क पड़ता है? देखो फर्क ये है, एक के अंदर में वो पहले से असरटेन हो गया कि हाँ ये 1 किलो हमारा है, और दूसरे के अंदर में बाद में जाकर के असरटेन हुआ कि हाँ फिर ये आपने जो कहा था उसके हिसाब से 1 किलो हमारा है। अब आपको पता है, डाउट आ रहा होगा कि सर फिर असरटेन्ड और स्पेसिफिक में क्या अंतर हुआ? ये भी तो एक ही जैसे हुए। असरटेन्ड और स्पेसिफिक में कोई खास अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है। अंतर पता है क्या है? स्पेसिफिक एक स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड गुड है, यहां पे आप एक बल्क में से चूज नहीं कर रहे। लेकिन असरटेन्ड क्या है? जब आप एक बल्क में से कुछ स्पेसिफिक गुड्स को चूज करते हैं, दैट बिकम्स असरटेन्ड। इट विल बिकम क्या? असरटेन्ड। तो असरटेन्ड और स्पेसिफिक में कोई खास अंतर नहीं है। जब आप एक बल्क में से कुछ गुड्स को चूज करते हैं, देन इट बिकम्स असरटेन्ड। और जब स्पेसिफिकली ही कुछ गुड्स को देख लेते हैं कि हाँ ये वाला ही मेरे को चाहिए, ये सीरियल नंबर 2 सीरियल नंबर 5 वाला मेरे को चाहिए, देन इट इज स्पेसिफिक। मेरे को इस क्वालिटी का ये चीजें 2 चाहिए, तो इट इज असरटेन। और उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मेरे बताए अनुसार फिर उसके बाद छाटा गया, देन इट विल बी कॉल्ड एज अनअसरटेन्ड, बिकॉज इट वॉज नॉट असरटेन्ड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब हम लोग सेल कर रहे थे, यानी जब बिक्री हो रही थी, उस समय असरटेन्ड नहीं था। ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपने ऑर्डर लिखवा दिया कि भाई मेरे को 10 किलो आटा पैक कर देना। अब उसके पास तो 50 बोरी पड़ी थी, उसमें से 1 बोरी आपको वो देने वाला था। आपने उसको पैसा दे दिया, उसके बाद उसने उसमें से 1 बोरी निकाल करके दिया, देन इट इज क्या? अनअसरटेन्ड। आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम क्या? असरटेन्ड। बाद में जाकर के वो असरटेन्ड बना। समझ गए? जब उसने से एक उसमें से छाट लिया, अब आप कह रहे हैं हाँ अब ये असरटेन हो गया। ठीक है। और वही चीज अगर आप स्पेसिफिकली जाते उस 50 में से कोई एक चूज करके लेके आते और कहते ये मेरे को चाहिए, देन इट इज क्या? स्पेसिफिक। उसको क्या कहते हैं? Those goods which are identified and agreed upon at the time of contract of sale are called specific. Those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made, when out of a large quantity of goods the number of goods contracted for is identified, it is called as ascertained. Those goods which are not specifically identified at the time of making the contract of sale, they are indicated by description या sample only. यानी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है ही नहीं। ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे असरटेन्ड और अनअसरटेन्ड में से? यहाँ पे बल्क की बात हो रही होगी, उसमें से कुछ चूज कर रहे हैं तो असरटेन्ड या अनअसरटेन्ड, और स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है तो स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं था, बल्क था, उसमें से मैंने पहले से बता दिया और उसके हिसाब से छाटा जा रहा है, तो इट इज असरटेन्ड। और हमने कुछ बताया ही नहीं था, या हमने बस एक डिस्क्रिप्शन दे रखा था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाने के बाद फिर उसमें से छाटा जा रहा है मेरे बताए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, देन इट इज क्या? अनअसरटेन्ड। क्लियर है? बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस तीनों के बीच में। एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
ओके देखिए, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दिस इज नंबर 1, नंबर 2, देख रहे हैं तुम लोग को, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। अगर हमने कहा कि आई वॉन्ट बॉल नंबर 3 एंड बॉल नंबर 5, देन इट इज असर्टेन I need 1 blue and 1 red ball, 1 blue and 1 red ball। नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं, ये तो स्पेसिफिक क्या था कि 3 और 5 चाहिए। आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। असर्टेन क्या है? व्हेन द गुड्स आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जैसे जब लार्ज क्वांटिटी में से नंबर ऑफ गुड्स इज आइडेंटिफाइड, जैसे हमने कहा आई नीड 1 ब्लू एंड 1 रेड, और उसमें से आपने एक ये वाला निकाल दिया और एक ये वाला निकाल दिया, देन इट विल बिकम क्या? असर्टेन। नंबर 3, हमने कहा आई नीड 1 ब्लू एंड 1 रेड, आई नीड 1 ब्लू एंड 1 रेड, एंड हम लोग इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाने के बाद फिर आपने मेरे को छाट करके इसमें से मान लो ये वाला दे दिया और ये वाला दे दिया, देन इट विल बी कॉल्ड एज क्या? अनअसर्टेन। क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर रहे थे उस समय इसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किए थे। इज दिस क्लियर? और यही चीज जब असर्टेन थी तो पहले ही लार्ज में से पहले ही एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को छाट लिए थे। इज दिस क्लियर? पक्का? ओके, नेक्स्ट अगला क्या है बताओ? फ्यूचर गुड्स जो अभी फिलहाल एग्जिस्टेंस में नहीं है। आपने कहा कि हम आपके लिए कस्टमाइज बनाएंगे, तो अभी है नहीं, अभी बनाएंगे। वैसे ही करके दोज गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा, जो अभी है नहीं उसे बेच कैसे सकते हैं? जो अभी है नहीं उसे बेच कैसे सकते हैं? बेच सकते हैं उसको। आप किसी को कुछ बेच रहे मतलब आप उसको उसका मालिक बना रहे हैं। हमने कहा कि वो देखो, वो तुमको एक पुल दिखाई दे रहा है बिहार में, तुमको पुल दिखाई दे रहा है बिहार में, वो तुम्हारा होगा, वो पुल तुम्हारा। भाई साहब, वो होगा नहीं होगा, वो पुल होगा कि नहीं होगा कि वो गिर जाएगा, क्या ही पता। गिर चुका है पुल। जिन लोगों को, हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, बिहार में कुछ ही समय पहले, 2 दिन पहले की खबर है, 2 दिन पहले की खबर है, एक पुल गिरा है, ठीक है, जिसके अंदर में लगभग आई थिंक 2,500 करोड़, कुछ 1700 करोड़ रुपए खर्च होने की बात है। तुम लोग को ये सब घोटाले कपले की खबर पूरी रहती है। तो खैर भाई साहब, पुल होगा तब तो बेचेंगे। अभी तो हम केवल क्या कर सकते हैं? अग्रीमेंट टू सेल। क्या कर सकते हैं बताओ? अग्रीमेंट टू सेल। तो जब आज के आज बेच रहे हैं देन इट इज सेल, और फ्यूचर में बेचेंगे तो इट इज एग्रीमेंट टू सेल। अब से फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप आज के आज एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कहा आपको आज नहीं 1 महीने बाद बेचेंगे, हो सकता है? कर सकते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम आपको एक लैपटॉप बना करके बेचेंगे, ठीक है, असेंबल करेंगे, एक लैपटॉप असेंबल करके हम आपको बेचेंगे, तो जब लैपटॉप असेंबल होगा तब ना बेचेंगे। तो अभी फिलहाल हम सेल नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं? अग्रीमेंट टू सेल। तुम लोग देखते हो कि जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं और उसमें बिक्री पहले से चालू हो जाती है। ऐसा नहीं कि पूरा बिल्डिंग, पूरा फ्लैट सब तैयार हो गया अब हम आपको बेच रहे हैं, पहले से हो जाता है। तो वो असल में क्या कर रहे हैं? वो अग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? सेल तो तब करेंगे जब वो बन जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, खैर, लेकिन वो तो इसमें सेल ऑफ गुड्स में नहीं आएगा क्योंकि वो क्या हो गया? इमूवेबल। तो फ्यूचर गुड्स के लिए आप केवल क्या इंटर कर सकते हैं? अग्रीमेंट टू सेल एंड नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कंटिंजेंट गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स का मतलब those goods the acquisition of which by the seller is dependent upon an uncertain event which may or may not happen.
ऐसे गुड्स जिसका एक्विजिशन सेलर के पास होना अभी फिलहाल कंटिंजेंट है। जैसे मान लीजिए आप आते हैं और आप हमको एक किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। मान लीजिए आपने हमको एक मोबाइल का ऑर्डर दिया, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर दिया। मोबाइल फ़ोन वो फिलहाल मिल नहीं रहा था मार्केट में, ठीक। हमने कहा चलिए साहब कल आएगा तो हम आपको बेच देंगे, कल आएगा तो हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, हम उसको आपको सेल कर देंगे, कल आ जाने दीजिए मार्केट में। तो अभी बताइए उसका आना नहीं आना क्या है? कंटिंजेंट। मेरे पास आएगा तो हम आपको बेचेंगे, मेरे पास ही नहीं आएगा तो हम नहीं। तो ऐसे गुड्स जिनका एक्विजिशन बाय द सेलर इज डिपेंडेंट अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट, दोज गुड्स आर कॉल्ड एज कंटिंजेंट गुड्स। ऐसे गुड्स जिनका एक्विजिशन बाय द सेलर इज अनसर्टेन। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट, अगला टॉपिक क्या है बताओ? डिलीवरी। डिलीवरी, इस पे ध्यान मत दीजिए सेकेंड क्लास, इस पे ध्यान दीजिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? डिलीवरी। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर। बोलो। पोजीशन ट्रांसफर करना। अच्छा, आमतौर पे पोजीशन जब ट्रांसफर करते हैं तो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो चुकी होती है। पहले ओनरशिप ट्रांसफर होता है, फिर पोजीशन ट्रांसफर होता है, या पोजीशन के साथ साथ में ही ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है। लेकिन ओनरशिप पहले जाती है, ये नहीं कि पहले तुमको पोजीशन दे रहे हैं, बाद में देखेंगे अगर तुमको अच्छा लगा तो फिर मालिक भी बना देंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग कहते हैं कि लो भाई पहले टेस्ट ड्राइव करके देख लो, पहले रख लो, यूज़ कर लो, अगर अच्छा लगेगा तो पैसे देना, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, वापस लौटा देना, ठीक है। तो उस केस में एक अलग बात है। लेकिन आमतौर पे डिलीवरी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या पोजीशन। मेनली इट इज ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर। द पोजीशन मे बी गिवन टू द बायर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ। कितने टाइप्स की डिलीवरी होती है? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, अगर आप फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं सेलर से बायर के पास, बोलो क्या? फिजिकल पोजीशन अगर ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम, देन इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल डिलीवरी। ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड एज एक्चुअल डिलीवरी। ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जैसे मान लीजिए हमने आपसे गुड्स खरीदा, आपको गुड्स उठा करके दे दिया, दिस इज क्या? एक्चुअल डिलीवरी। एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जैसे से फॉर एग्जांपल इसमें क्या हुआ कि आपका गुड्स एक वेयर हाउस में पड़ा हुआ था। आपका गुड्स कहाँ पड़ा हुआ था? वेयर हाउस में। अब आपने क्या किया कि जैसे मान लीजिए मेरा गुड्स था, वो हमने वो गुड्स आपको बेच दिया, तो जरूरी थोड़ी कि वेयर हाउस से निकाल करके आपके घर पे पहुंचा देंगे। आप कहेंगे कि भाई साहब वेयर हाउस में पड़ा हुआ रहने दीजिए, हमारा माल भी वहीं पड़ा रहता है, हमारा सामान भी वहीं पड़ा रहता है, आप वहीं पड़े रहने दीजिए। तो बताइए अंतर क्या हुआ? पोजीशन तो पहले भी वेयर हाउस वाले के पास था, अभी भी पोजीशन किसके पास है? वेयर हाउस। बस ओनरशिप पहले मेरे पास थी, अब आपके पास पहुंच गई। तो जब पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, किसमें चेंज नहीं आता? तब हम लोग उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। बोलो क्या? डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। हाँ, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, ठीक है। बाय एक्नॉलेजमेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू डिलीवरी हो गई। हमने कहा कि भाई जैसे हम है वेयर हाउस कीपर, हमने कहा कि पहले मेरे पास गुड्स आपके बिहाफ पे थे, अब मेरे पास गुड्स आपके बिहाफ पे। तो असल में न तो आपके पास गुड्स था न तो आपके पास गुड्स था, गुड्स थे मेरे पास, बस पहले किसी और के बिहाफ पे थे, अब किसी और के बिहाफ पे। तो दिस इज डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। व्हेन देयर इज नो चेंज इन कस्टडी, कस्टडी तो वेयर हाउस वाले के पास ही रह गया, और पोजीशन इन गुड्स लाइक इन case of delivery by atonement, it is called constructive delivery.
एग्जाम्पल, गुड्स हेल्ड बाय वेयर हाउस कीपर ऑन बिहाफ ऑफ एक्स नाउ हेल्ड फॉर वाई। ठीक है, अगला क्या है बताओ? सिंबॉलिक डिलीवरी। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव क्लियर हो गया, जब कस्टडी में कोई चेंज नहीं होता। सिंबॉलिक डिलीवरी, जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे जब कोई कार दिया जाता है या कोई बाइक दी जाती है तो उसके अंदर में ऐसा नहीं है कि कार उठा करके आपको एकदम हाथ में थमाया जाएगा, ये लो कार, जॉन अब्राहम आएगा ऐसे बाइक उठा करके आपके हाथ में देगा, ये लो बाइक। नहीं, वो क्या करेंगे, उसकी चाबी आपको थमा देंगे, मतलब वो आपका हो गया, यस और नो, यही होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी। दिस इज कॉल्ड एज क्या? सिंबॉलिक डिलीवरी। जब उस गुड्स को डिलीवर करने की जगह कोई एक टोकन डिलीवर कर दिया जाता है। क्या डिलीवर कर दिया जाता है? टोकन। जैसे 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 कई बार आप फास्ट फूड खरीदने जाएं या आजकल कई जगहों पे जैसे रहता है सिस्टम कि आप कुछ पैसे देते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे मान लीजिए आप चाट की दुकान पे गए, कोई बड़ी फेमस चाट की दुकान पे जाइए, ठीक है, दीना चाट, राजबंधु, इन सब जगहों पे आप जाइए, तो वो लोग ऐसे ही नहीं कि भाई साहब एक पत्ता चाट देना, ऐसे नहीं, आपको ये लीजिए, वो कहेंगे पहले टोकन कटवाओ। ठीक है, तो पहले आप जाएंगे, टोकन कटवाएंगे, और वो टोकन में आपको देगा एक स्लिप, वो स्लिप लेकर के आप जाएंगे तो फिर वो आपको उसके बदले चाट, गोलगप्पा, जो भी आपने ऑर्डर किया होगा वो देगा। इमेजिन मत करने बैठ जाना तुम लोग, नहीं तो पता चला तुम लोगों का ध्यान कहीं और ही है, बट वो आपको उसके बदले एक दे रहा है। अच्छा, जैसे ही आपको वो दे देगा तो आपसे वो स्लिप लेगा और उस स्लिप को ऐसे करके फाड़ देगा। तो वो एक प्रकार से सिंबल है कि हाँ, द डिलीवरी हैज बीन मेड। वो एक प्रकार का सिंबल है दैट द डिलीवरी हैज बीन मेड, है कि नहीं? तो एक प्रकार का टोकन हो गया। जैसे कई बार कई चीज़ों का छोटा छोटा, वो चाय की दुकानों पर ऐसे छोटा छोटा वो सिक्का टाइप का एक टोकन गोल सा बना करके देते हैं। आपको अगर चाय चाहिए तो मान लीजिए अगर आपको 2 चाय चाहिए तो आपको 2 टोकन थमाएगा, ठीक है, और 2 टोकन जब आप दे देंगे तो उसके बदले आपको चाय दे देगा। तो एक प्रकार से वो जो टोकन आपको दे रहा है वो एक सिंबल है कि हाँ, आपने पैसे दे दिए हैं, एक एक्नॉलेजमेंट के रूप में। कभी देखा है तुम लोगों ने ऐसा कि नहीं देखा है? पता चला हम ही उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, तुम लोगों के मन में ऐसा, हम तो देखे ही नहीं सर ऐसा, हमको तो घर पे ही मिल जाती है चाय और उसका कोई टोकन भी नहीं कटता है। तो सिंबॉलिक डिलीवरी, when there is a delivery of a thing, when there is a delivery of a thing in taken नहीं, token of something else, when there is delivery of a thing, जैसे चाबी, कुछ भी, कोई सिक्का, कोई स्लिप, in delivery of something else, in such cases usually the document of title is handed over indicating the transfer of possession of goods. इन केसेस में जनरली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया जाता है। सर ये क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप उन गुड्स की ओनरशिप रखते हैं। जैसे आपके पास में जब एक स्लिप आ जाती है तो स्लिप के आधार पर मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है एक पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा हट गया, उसमें लिखा हुआ है एक पिज़्ज़ा, तो स्लिप के आधार पर आपके पास एक पिज़्ज़ा कलेक्ट करने की ताकत या राइट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है, यू हैव दी ओनरशिप। आपके पास चाबी है या हम कह सकते हैं एक बिल है, तो उस बिल के आधार पे आपके पास आपकी बाइक, कार ये कलेक्ट करने का राइट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो हम लोग कहते हैं इसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसके हाथ में, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप कभी कपड़े सिलवाने जाएंगे तो वो जब आप कपड़े सिलवाने जाते हैं तो आपको वो एक स्लिप काट के देता है और उसमें कपड़े का एक सैंपल लगा करके देता है ना? कभी आपने ऐसा पूछा है कि मेरी जगह पे भैया कोई और आ जाएगा लेने के लिए तो उसको मिल जाएगा क्या? ऐसा नहीं। ऐसा होता होगा कभी आपकी जगह पे कोई और चला जाएगा तो वो क्या करेगा? वो आपको उठा करके ले करके जाएगा या आपकी फ़ोटो ले करके जाएगा, देखिए ये साहब आए थे आप कपड़ा देने के लिए, अब उनकी जगह पे हम आए नहीं ना। वो क्या करेगा? स्लिप दिखाएगा, स्लिप दिखाएगा तो उसको वो कपड़े मिल जाएंगे, यही होता है ना। तो वो स्लिप के आधार पे किसी को भी वो कपड़ा मिल सकता है, बोलो है कि नहीं? तो that slip is a document of title. Whosoever will be holding that slip whosoever will be holding that slip
will be having ownership of the goods. So what is a document of title? Document of title is a document which indicates the ownership of the goods. Yeah, it is I can say it is a document which shows कि कौन सा पर्सन उसका ओनर है. जिस भी पर्सन के पास उसकी ओनरशिप होगी. आज मेरे पास है तो मेरा होगा, आपके पास है तो आपका होगा. जैसे आपके पास कोई नोट है, कोई नोट होगा, वो आज आपका है. आप उसको अगर हमें दे देंगे तो वो हमारा हो जाएगा. ठीक है, लीगली हो जाएगा. हाँ, अच्छा, उसके लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि मैं ये सीरियल नंबर का नोट जो है वो अंकित सर को ट्रांसफर कर रहा हूँ. नहीं, आपके पास है तो आपका है, हमारे पास है तो हमारा हो जाएगा. वैसे ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के साथ होता है. आपके हाथ में होगा तो वो गुड्स आपके, हमारे हाथ में होगा तो हमारा. वो कपड़े वाला स्लिप आपके हाथ में होगा तो कपड़े लेने का अधिकार आपका, मेरे हाथ में होगा तो वो कपड़े कलेक्ट करने का अधिकार मेरा. दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. एक और डॉक्यूमेंट होता है. अच्छा, फिलहाल के लिए सिंबॉलिक डिलीवरी में आपने क्या देखा कि जनरली ऐसे केसेस में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैंड ओवर कर देते हैं. आपने अमेजोन से ऑर्डर किया एक फ्रिज, ठीक है, एक फ्रिज ऑर्डर किया, और वो फ्रिज क्या करता है, ला करके नीचे ही आपके घर पे रख देता है. कहता है कि भाई चढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम उसको नीचे ला करके रख देते हैं. ठीक, उसने नीचे ला करके उसको रख दिया, लेकिन डिलीवरी तो हुई है गुड्स की. अब गुड्स की डिलीवरी के लिए वो क्या आपको देगा, वो आपको देगा उसका बिल. वो बिल दे देना एक प्रकार से डिलीवरी को सिंबलाइज करता है. क्लियर और नॉट? ठीक है. सो दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. जिसके हाथ में वो होगा वो उसका मालिक होगा. थोड़े तो अलग अलग हैं. ठीक है, कहा गया जनरली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया जाता है, लेकिन जैसे हमने वो चाय वाला एग्जांपल लिया कि उसमें वो डॉक्यूमेंट तो है नहीं ना, तो टोकन, या हमने कहा वो चाबी दे दिया तो वो डॉक्यूमेंट तो है नहीं, लेकिन आमतौर पे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. दूसरा क्या है बताओ? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. जैसे मान लीजिए एक जमीन के कागज हैं. अब उस जमीन के कागज को अगर हम आपको दे दें, उसमें मान लो मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर हम आपको दे दें तो वो आपकी जमीन हो जाएगी, वो जमीन मेरी रहेगी. कागज आपके पास है तो भी, कागज किसी के पास भी हो, वो जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है उसी की रहेगी ना जमीन. यस और नो? तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. दिस डॉक्यूमेंट इज शोइंग टाइटल. इट डज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप विद पोजेशन. मतलब whosoever has that document will not become the owner. वो उसका ओनर नहीं बन जाएगा. समझ गए बात को? इसका अब एक आखिरी और एक बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल लेंगे. नहीं, दो और एग्जाम्पल लेंगे. एक होता है शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट. ये पहला एग्जाम्पल. शेयर वारंट, और कभी नाम सुना है शेयर वारंट? हो सकता है तुमने कंपनीज एक्ट की कभी वो बैलेंस शीट पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा शेयर वारंट. तो एक होता है शेयर जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा होता. उस पर ये लिखा होता है कि जो भी पर्सन इसको रखेगा या जिसके पास भी इसकी पोजीशन होगी वो इसके डिविडेंड को क्लेम कर सकता है, वो उसके बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता है. उसको कहते हैं शेयर वारंट. क्या नाम होता है उसका? शेयर वारंट नाम होता है. तो जिसके पास भी शेयर वारंट होगा वो उसका मालिक बन जाएगा. दूसरा होता है शेयर सर्टिफिकेट. उस पर नाम लिखा होता है, उस पर नाम लिखा होगा मयंक, उन्नति, सही ना बोले? ये गेम मत खेलो मेरे साथ, बताओ. दानिश. ठीक है, तो ये उस पर नाम लिखा होगा. नालायक कि मेरे साथ हमसे पूछना क्या कर. तो उस पर नाम लिखा होगा. अब बताओ उसके अंदर में अगर नाम लिखा हुआ है दानिश, उस पर अगर नाम लिखा हुआ है दानिश, तो अगर वो किसी और को दे दे वो शेयर सर्टिफिकेट, तो क्या वो उसका हो जाएगा? नहीं, उसका नहीं होगा. ठीक है, आपको उसको ट्रांसफर. लेकिन शेयर वारंट अगर है, वो अगर आप किसी और को दे दें तो उसका हो जाएगा. हाँ, वो उसका हो जाएगा. इज दिस क्लियर? चलो, तो दिस इज क्या? डॉक्यूमेंट. शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट of title and share certificate is a document
शोइंग टाइटल, वो दिखाता है कि किसके ओनरशिप में वो है। इज दिस क्लियर? वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, अभी हमने कहा था पहला एक एग्जांपल, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल में आएगा वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीप्ट, बिल ऑफ लैंडिंग नहीं कहेंगे, बिल ऑफ लेडिंग होता है। तो वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीप्ट, ये सब क्या होता है? जब आप कोई सामान कैरियर पे लोड करते हैं कि नहीं भाई, हम सामान ट्रक से भेज रहे हैं, हम सामान रेलवे से भेज रहे हैं, हम सामान शिप से भेज रहे हैं। अगर शिप से भेजते हैं तो वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर होता है शिप, शिप का नाम ही हो गया वॉर फिंगर, जहाज, जहाज को ही कहते हैं वॉर फिंगर। तो जब आप सामान शिप पे लोड करते हैं, जब आप सामान रेलवे पे लोड करते हैं, या जब आप किसी ट्रक पे लोड कर रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। उसी को कहते हैं रेलवे रिसीप्ट या वॉर फिंगर सर्टिफिकेट या बिल ऑफ लेडिंग या बिल्टी, ठीक है। हाँ, एक बिल आप इसको समझ लो बेसिकली, जैसे रेलवेज के केस में उसको कहा जाता है रेलवे रिसीप्ट, ठीक है। क्या कहा जाता है? रेलवे रिसीप्ट। अब समझो इसमें क्या होता है, वो बिल अगर सामने वाले के हाथ में होगा तो उसके पास में उस गुड्स को क्लेम करने की ताकत होगी। अगर वो बिल सामने वाले के पास नहीं है तो वो उन गुड्स को क्लेम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बंदा है, ये मतलब इसका ट्रक है, ठीक। मैं निकला गड्डी लेके, ये अपना कैरियर, ये कौन है? सेलर, बायर ज़्यादा बड़ा हो गया, ये हो गया बायर, ठीक। अब सेलर जो है ये कुछ गुड्स लोड कर रहा था। अब जब ये गुड्स को लोड करेगा तो इसके बाद इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। मान लीजिए रेलवे है तो इसको मिलेगा रेलवे रिसीप्ट। हालांकि आजकल ये बहुत सुरक्षित नहीं रह गया हमारे देश में, ठीक है। ये आपके लिए करंट अपडेट था। तो इसको क्या मिलेगा? एक रेलवे रिसीप्ट। तो रेलवे रिसीप्ट मिला। अब ये रेलवे रिसीप्ट जब बायर के पास होगा, तब जब ये गाड़ी लेकर के यहाँ तक पहुँचेगा तो वो दिखाएगा कि देखिए साहब मेरे पास ये रेलवे रिसीप्ट है। अब ये रेलवे रिसीप्ट जब ये दिखाएगा तभी जा करके इसको ये गुड्स कलेक्ट करने का पावर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? मतलब ये बात आपको समझ में आ गई ना? क्या रोल है इस रेलवे रिसीप्ट का कि सर जब ये गुड्स लोड किए जाते हैं तो इनको एक रेलवे रिसीप्ट मिलता है। ये रिसीप्ट बायर के पास होना चाहिए। जब ये बायर के पास जाएगा, बायर को हम अलग से भेज देंगे ये रिसीप्ट, ठीक है। या कई बार क्या होता है ये कैरियर के पास ही से चला जाता है, या पहले हम बिल भेज देते हैं, बाद में हम इसका गुड्स फिर भेजते हैं, जैसे भी करके। तो हम जब ये बायर को दे देंगे ये रिसीट, तो बायर के पास ये चला जाएगा। बायर के पास ये जब ये बिल होगा तो वो इस कैरियर को ये बिल दिखाएगा, और ये बिल दिखा करके ही फिर इसको गुड्स की ओनरशिप या पोजीशन दिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये रेलवे रिसीप्ट इस बात का सबूत हो गया ना कि हाँ हमको इस गुड्स का पोजीशन मिल सकता है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपके लिए बताइए? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स द टाइटल ऑफ द गुड्स, यानी ओनरशिप ऑफ द गुड्स। सिर्फ पोजीशन ही नहीं, ओनरशिप ऑफ द गुड्स मेंशन्ड इन इट। एनी पर्सन होल्डिंग सच डॉक्यूमेंट becomes entitled to receive the possession of the goods. Once again, please read along with me. This document indicates the title of the goods mentioned in it. Yani ownership. Any person holding such document becomes entitled to receive the possession of goods.
एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग, शेयर वारंट. डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. दिस डॉक्यूमेंट मीन्स, रीड, person having ownership of goods. Any person who holds the document showing title does not become the owner and is not necessarily entitled for possession of goods. ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर या शेयर सर्टिफिकेट. अगली डेफिनेशन कौन सी बताइए? मर्केंटाइल एजेंट. It means an agent who has the authority to sell, consign, buy goods or raise money on security of goods in the ordinary course of business. तो एक मर्केंटाइल एजेंट, देखो एक होता है एक नॉर्मल एजेंट. आपका जो एजेंट होता है वो आपके बिहाफ पे कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट करने की अथॉरिटी रखता है कि नहीं? आपका जो एजेंट होता है वो आपके बिहाफ पे कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की अथॉरिटी रखता है नॉर्मली. लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? मर्केंटाइल एजेंट की. मर्केंटाइल एजेंट मतलब, मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस, एक प्रकार का बिजनेस एजेंट है. बिजनेस एजेंट है तो क्या वो कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है आपके बिहाफ पे? नहीं. इट हैज द अथॉरिटी टू सेल, कंसाइन, बाय गुड्स या रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स इन दी, कॉमा लगा के, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. जैसे ऑक्शनियर. ऑक्शनियर क्या करता है? ऑक्शनियर क्या करता है? आपके बिहाफ पे गुड्स को बेचता है ना. अरे आईपीएल में ऑक्शन होता है, तो क्या कर रहा है? आईपीएल के बिहाफ पे, आईपीएल के बिहाफ पे प्लेयर्स को बेच रहा है. तो दैट इज क्या? मर्केंटाइल एजेंट. नेक्स्ट इज क्या बताओ? प्रॉपर्टी. हेयर प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप या जनरल. जब भी आपसे वर्ड कहा जाए कि प्रॉपर्टी आपकी हो गई या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, तो प्रॉपर्टी का मतलब ये मत समझना जमीन जायदाद. जायदाद कह सकते हैं, जमीन नहीं. यानी इमूवेबल गुड्स की यहां बात नहीं हो रही है, मूवेबल गुड्स की बात नहीं हो रही है. यहां प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप. क्या मतलब है इसका? ओनरशिप. तो हेयर प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी. जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? ऑल द राइट्स रिलेटिंग टू अ गुड. बोलो क्या? all the rights relating to a good. What does it mean? What does it mean? It means, listen, it means कि आप कोई भी राइट अपने पास रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे. जैसे मान लीजिए हमने आपको एक गुड दिया, हमने कहा कि भाई से फॉर एग्जाम्पल मेरी बाइक आज से आपकी हुई, इसके बदले आप मेरे को 20,000 रुपये दे दो, लेकिन ये बाइक आप शहर के बाहर नहीं चलाओगे. तो मैंने आपको तो पूरा अधिकार तो दिया नहीं, अभी भी कुछ अधिकार अपने पास रखा कि नहीं रखा? मेरी बाइक आपकी हुई लेकिन अब आप इसे किसी और को नहीं बेच सकते. ये जमीन आपकी हुई लेकिन आप जमीन को और किसी को नहीं बेच सकते. तो हम आपको पूरा अधिकार तो दे नहीं रहे, मतलब पूरा प्रॉपर सेल नहीं है. प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी. जनरल प्रॉपर्टी मीन्स ऑल द राइट्स रिलेटिंग टू ओनरशिप एंड नॉट एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. All the rights relating to ownership of goods and not any specific property. कोई specific right नहीं. जैसे ओनर के पास क्या क्या राइट होता है? राइट टू यूज द गुड्स, राइट टू रीसेल इट, राइट टू गिरवी रखना, भूल गया, जस्ट मॉर्गेज इट, है ना. तो उसको मॉर्गेज करने की पावर होती है, उसको सेल करने की पावर होती है, उसको और क्या हमने लीज करने की पावर हो सकती है, कुछ भी डिस्ट्रॉय करने की पावर हो सकती है. बट अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को ही दे रहे हैं, हमने कहा कि भाई ये लो रखो प्रॉपर्टी, इसको यूज करने की पावर है, लेकिन इसको लीज, इसको रेंट, डिस्ट्रॉय, ये सब करने की पावर आपको नहीं है. तो दिस इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. जैसे इसको ऐसे समझो, अगर हम आपको कुछ किराए पे दे रहे हैं तो हमने आपको उसको यूज करने की पावर तो दिया, हमने आपको उसकी पोजीशन भी दे दिया, लेकिन इनडेफिनिट यूज करने का पावर भी नहीं दिया, और ना ही कि उसको किसी को रीसेल करने का पावर दिया. कुछ ना कुछ हमने अपने पास रिटेन किया कि नहीं किया? हमने कहा कि उसको यूज करो, जितने समय तक चल सकता है पूरे समय तक यूज करो.
इनडेफिनेट पीरियड के लिए यूज करो, लेकिन फिर भी हमने आपको उसको रीसेल करने की पावर नहीं दी है, क्योंकि आप पूरी तरीके से ओनर नहीं बन रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये ओनरशिप पूरी तरीके से अगर ट्रांसफर हो, देन इट इज कॉल्ड एज क्या? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी, एंड जनरल प्रॉपर्टी मीन्स ऑल राइट्स रिलेटिंग टू ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड नॉट एनी, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं, ऑल राइट्स रिलेटिंग टू द ओनरशिप ऑफ गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बताओ? इंसॉल्वेंट। लास्ट दो डेफिनेशन हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, जागो। उसने तो सेल कर दिया था ना, उसने तो पूरी तरीके से उसको ट्रांसफर कर ही दिया था। खैर वो सेल नहीं था, वो ट्रांसफर था। तो आप क्या इसमें कहना चाह रही हैं कि अगर चिन्नैया वर्सेस रमैया में वो ये था कि वो तो पूरी तरीके से ट्रांसफर कर ही दे रही है, आपका कहना है कि अगर हमने किसी को लीज पे दे दिया, हमने नहीं, एक्स पर्सन ने किसी को लीज पे दे दिया और एक्स पर्सन मर गया, तो जिसको लीज पे दिया था क्या वो उसका मालिक बन जाएगा? ऑब्वियसली नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। ऐसा बताइए, हम किसी बुजुर्ग लैंडलॉर्ड को देखेंगे और फिर आते जाते हुए उनका हालचाल पूछेंगे। मयंक सोच रहा है क्या आप भी बोल रहे हैं, आइडिया तो अच्छा है लेकिन तो जिसका कोई नहीं होता उसकी सरकार हो जाती है। देखो, चलो ओके, नेक्स्ट। व्हेन अ पर्सन सीजेस टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट्स व्हेन दे बिकम ड्यू इज कॉल्ड एज, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी नॉर्मली अगर वो अपने डेट्स को रिपे नहीं कर पाएगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपके पास में लाइबिलिटी है 10 लाख की, असेट्स है 8 लाख की, लेकिन आपकी लाइबिलिटी अभी 2 साल के बाद ड्यू होगी, तो अभी आप इंसॉल्वेंट नहीं हो क्योंकि ड्यू तो 2 साल के बाद होगा ना। तो जब आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने डेट्स को न चुका पाओ, या आप तब नहीं चुका पा रहे हो जब वो ड्यू होगा या ड्यू हो गया, आमतौर पे आप अपने डेट्स को नहीं चुका पाते हो, या तब नहीं चुका पाते हो जब वो ड्यू हो गया, लगभग एक ही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज नहीं है, जैसे मान लीजिए 5 साल बाद का बकाया है, तो आज ही आपको इंसॉल्वेंट नहीं घोषित कर देंगे अनटिल अनलेस ये साबित हो जाए। जैसे मान लीजिए आप बैंक हैं, आपने मेरे को कर्जा दिया और कहा कि एक्स पर्सन को कर्जा दिया और कहा कि भाई 5 साल बाद 10 लाख रुपए लौटा देना, और तब तक मेरे को सिर्फ ब्याज देते रहना। अब अगर अगला ब्याज भी नहीं दे पा रहे तो फिर तो वो इंसॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन अगर ब्याज देते जा रहा है तो इंसॉल्वेंट नहीं घोषित करेंगे। भले वो ये साबित हो जाए कि और बाद बाकी 10 लाख रुपए देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी से उसको इंसॉल्वेंट घोषित नहीं करेंगे। वो आपका इंटरेस्ट तो चुका रहे हैं ना। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहे, यानी आमतौर पर अपना बकाया नहीं चुका पा रहा है, या कोई डेट जब ड्यू होता है तब उसको नहीं चुका पा रहा है, तो इन दैट केस ही विल बी डिक्लेयर्ड एज क्या? इंसॉल्वेंट। बस, और इसमें बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नहीं जाना है। और फिर आखिरी डेफिनेशन क्या है? प्राइस, मनी कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ। अच्छा, ये डेफिनेशन इसलिए सीखना है क्योंकि आपको पता है सेल ऑफ गुड्स में कहा गया कि सेल तब मानेंगे जब प्राइस हो। बड़ा मजेदार है, सेल तब मानेंगे जब प्राइस हो। इसका मतलब अगर हम आपको लैपटॉप दे दें और उसके बदले आपसे एक मोबाइल ले लें, ये सेल नहीं है। सेल नहीं है यानी सेल के अंदर एक्सचेंज नहीं आता। तो एक सेल में क्या होना चाहिए? प्राइस। सेल में क्या होना चाहिए? यानी मनी कंसिडरेशन होना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो प्राइस ऑफ लैपटॉप कैन नॉट बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ वन मोबाइल, और इट कैन नॉट बी इक्वल टू वन मोबाइल। इट हैज टू बी इन रुपीज, इट हैज टू बी इन मनी। क्लियर एवरीबडी? एवरीवन इन द लाइव सेक्शन ऑल्सो प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं है ना इस टॉपिक में? ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे? ऐसे भी तुम लोग गिन रहे होगे सर चौथी क्लास पे आ गए हैं। चलो ओके,
थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। हम कल ही दे देते हैं, कल दे दें।